simplified theory. चलो आज हमें एंटीना एरे पढ़ना है, तो एंटीना एरे शुरू करते हैं। एंटीना एरे में क्या होता है कि एंटीना एरे इज अ सिस्टम ऑफ अ सिमिलर एंटीना ओरिएंटेड सिमिलरली टू गेट ग्रेटर डायरेक्टिविटी इन अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन। मान लो कि तुम्हें एक यहाँ पे एक एंटीना है, यहाँ पे एक दूसरा रिसीवर का एंटीना है। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक वेव नहीं पहुँच रही एक एंटीना से, तुम और कई एंटीना लगाओगे जिससे कि इसकी जो डायरेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ा दोगे। मतलब जो उसकी पहुंच है जो यहाँ तक थी वो उसकी कई दुगनी कर दोगे, तो उसकी डायरेक्शन जो है डायरेक्टिविटी बढ़ा दोगे एंटीना। ठीक है, तो इस एंटीना के उसमें हम एरे यूज़ करते हैं। मतलब एक एंटीना से ज़्यादा ये एंटीना का यूज़ करना, उसके लिए हम बोलते हैं एंटीना एरे। ठीक है, अब इसमें है कि ये देख लो कि इसमें लिखा है इन एरे ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट देयर आर 5 कंट्रोल दैट कैन बी यूज टू शेप ओवरऑल पैटर्न ऑफ एंटीना। तो ये 6 चीज़ें हैं उसके लिए। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एलिमेंट्स, एक्साइटेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, रिलेटिव पैटर्न, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटीना एरे। जो मैंने तुम्हें अर्लियर बताया था वो एंटीना एरे की पैटर्न था। जो मैं तुम पैटर्न के बारे में बताया था वो टाइप ऑफ एंटीना नहीं था। वो तुम्हारा जो था टाइप ऑफ एंटीना तो ये होता कि एक सिंगल एंटीना की अगर मैं बात करता तो मैं बात करता हाफ वेव डाइपोल की या क्वार्टर वेव डाइपोल की, या मैं कोई और की बात करता। लेकिन अगर मैं एक एंटीना एरेज की बात करता हूँ तो उस केस में मैं बात करता हूँ ब्रॉड साइड एरे एंटीना की, एंड फायर एंटीना एरे की, कोलिनियर एंटीना एरे की, पैरासिटिक एंटीना एरे की। ठीक है, तो ब्रॉड साइड एंटीना एरे वो होता है जिसका जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फेज़ होता है वो इसका सेम होता है। मतलब एक मेरे पास ये होता है, जो मेरे पास ये डिस्क्रिप्टिव एक्सिस है, डिस्क्रिप्टिव एक्सिस के जो एंटीनास होते हैं इसमें परपेंडिकुलर पड़े होते हैं और इक्वली स्पेस्ड होते हैं और इक्वली एम्पलीट्यूड के होते हैं। मतलब इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होता है और जो इनका फेस होता है वो भी सेम होता है। तो वो जो एंटीना होते हैं वो ब्रॉड साइड एंटीना होते हैं और जो इनका रेडिएशन पैटर्न होता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, और जो एंड फायर एंटीना होते हैं वो वो भी सिमिलरली ऐसे ही रखे जाते हैं, बस उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी सेम होता है और जो उनका फेज़ होता है वो डिफरेंट होता है बस। ठीक है, वो ब्रॉड साइड ऐसे होते हैं बस उनका फेज़ डिफरेंट होता है और उस केस में जो रेडिएशन पैटर्न बनता है वो कुछ ऐसा बनता है जैसे मैंने इनिशियली बताया था। और कोलिनियर एंटीना कैसे होते हैं कि मान लो कि ये मेरी डिस्क्रिप्टिव एक्सिस है, मैंने इस बार परपेंडिकुलर नहीं रखे उनको सारे एंटीनास को, इसके मैंने उसको इसके ऊपर पैरेलली रखे हैं और फिर मैं देख रहा हूँ उसको मैं वर्टिकली भी रख सकता हूँ, उसको हॉरिजॉन्टली भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो उनके पैटर्न्स कुछ इस तरीके के होते हैं। और पैरासिटिक एंटीना होता है कि मान लो रिफ्लेक्टर है, और इसके बारे में थोड़ा सा तुम ब्लॉग पे चेक कर लेना अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। कैरियर नहीं पूछेंगे तभी इतना डिटेल में नहीं करवाया, पहले 2 ही पूछते हैं, ब्रॉड साइड एंटीना और एंड फायर एंटीना, वही तभी। इसमें है कि एरे ऑफ 2 पॉइंट सोर्सेज। मान लो कि एक ए पॉइंट है एक ए पॉइंट है और मुझे क्या कहते हैं, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर पड़े हैं एंटीना, और मुझे क्या कहते हैं मुझे इसका क्या कहते हैं वो निकालना है, इसमें मुझे रेडिएशन पैटर्न निकालना है इसका। मतलब वो जो ग्राफ है ना जो मैंने पहले ऊपर देखे, मेरे को इस 2 पॉइंट सोर्सेज एंटीना के मुझे ग्राफ बनाना है, रेडिएशन ग्राफ। कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं 2 केस लूँगा। पहला केस लूँगा ब्रॉड साइड एंटीना के लिए, मैं क्या मानूंगा कि ये दोनों एंटीना जो है इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है और जो फेस है वो भी सेम है। ठीक है, और फिर दूसरा केस लूँगा, मैं बोलूँगा कि ये जो इनके जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है लेकिन जो इनका फेस है वो चेंज है। तो वो जो एंटीना वो जो होगा वो मेरा एंड फायर एंटीना वाला केस होगा। ठीक है, तो पहले चलो ब्रॉड साइड की बात करते हैं। ये देख लो कि ये दोनों के दोनों डी डिस्टेंस अपार्ट है दोनों सोर्सेज, तो ये डी/2 और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में वेव है ये पहले पहुँच रही है और ये वाली बाद में पहुँच रही है, तो उनके बीच में कुछ फेस डिफरेंस है। वो फेस डिफरेंस कितना है, डी/2 dy cos थीटा। ठीक है, दैट इज़ अ फैक्ट दैट यू हैव टू ग्रैब इट। ओके, तो दिस इज़ द फेस डिफरेंस। ठीक है, तुम इसको समझ लो अभी, लेकिन पेपर आ रहे हैं तुम एकदम उसको समझ अभी महसूस ऐसे देख लो, बस दिमाग में ध्यान में रखो ये चीज़। ठीक है, और फेज़ एंगल जो है इस केस में 2 पाई पाथ डिफरेंस।
तो वो तुमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो तुम्हारे पास आंसर आया 2 पाई बाय लैम्डा वो बीटा होता है, तो बीटा डी कॉस थीटा तुम्हारे पास ज़ाया आया। जब तुम बात करोगे ये तो मेरा ब्रॉड साइड है उसमें ये है, ठीक है, लेकिन अब जो अगर एक एंड फायर होता तो इसमें +5 भी आ जाता, उसमें एक फेस एंगल भी आ जाता। अब इसको इसी की काम है, इसी को ही हमें अपनी इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में ज़ाय होगा, वो ज़ाय की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, इसको खोल देंगे, मतलब लैम्डा लैम्डा काट देंगे। डी में जब कुछ भी नहीं गिवन होगा तो डी को λ/2 लेंगे और बीटा को 2 पाई बाय लैम्डा लेंगे, ताकि ये आपस में कट जाएं और कुछ ना कुछ यहाँ पे एक आ जाए, और मतलब λ/2 आ जाए और cos थीटा, और फिर हम वो चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए 1 ले लेंगे और मिनिमा के लिए 0 ले लेंगे। वो थीटा की 4 वैल्यू निकलेंगी, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू मेजर एक्सिस पे रखेंगे, मतलब वाई एक्सिस पे रखेंगे, और जो मिनिमम वाली एक्सिस है, मिनिमम वाली वैल्यू होंगी वो हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, मतलब माइनर लोब्स बनाएंगे, वहाँ पे छोटे छोटे लोब्स बनाएंगे, ठीक है। और बस यही है। तो E1 है, E2 है, और ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम 2 पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस होती हैं, E1 E2 लेते हैं, और इसमें E1 को e⁻⁻j⁵ लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, सारी थ्योरी मैं लिखता रहता हूँ क्लास में, ये तुम पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो। तो इसमें इन दी लास्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी जब दोनों को प्लस करेंगे। ये कब है, ब्रॉड साइड के, बार बार बता रहा हूँ, ब्रॉड साइड का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 इम्प्लिसिट नॉट कट जाएगा, ई नॉर्मलाइज जो होगा ये काट देंगे तो ये कट जाएगा, और मेरे पास बीटा डी आ जाएगा, और उसको काट देंगे, लैम्डा लैम्डा सब कुछ काट देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे π/2 आ जाएगा। अब हम मैक्सिमा निकालते हैं। मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से इक्वल करना पड़ेगा। 1 के लिए क्या करते हैं, कॉस जब 1 होता है तो हम वहाँ पे n लैम्डा लेते हैं, और जब 0 होता है या कोई और वैल्यू होती है तब हम 2n+1 जो भी इंटू जो भी हमारा रेडियन में हम एंगल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 0 का केस होता है यहाँ पे, तो 0 का केस होता तो ये एनी अदर एंगल होता, तो फिर मैं क्या लेता, 2n+1 वाला लेता, 2n+1 π/2। अगर मान लो यहाँ पे 60 होता तो π/6, ये π/3 होता, π/4 होता, 45 डिग्री कुछ भी ले सकता था। अगर मेरे को इन केस यहाँ पे वैल्यू मेरी कुछ और होती। ये तो मैं मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, इसमें तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। हाँ 45 हो सकता है, वो कब हो सकता है, जब ये मेरा ये वाला होगा हाफ पावर पॉइंट डायरेक्शन। जैसे मैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल रहा हूँ, एक ये भी पॉइंट होता है, ये भी पॉइंट निकालना होता है, ठीक है, बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। चलो अभी इसी पे बात करते हैं। जैसे मैक्सिमा निकालना तो यहाँ पे +-1 लेंगे, और 1 के लिए हमेशा कॉस में जब भी 1 होगा ये रट लो कि वहाँ पे n लैम्डा ही लेंगे, और फिर हम उसमें जब इसको निकालेंगे तो कॉस थीटा n की वैल्यू इसमें देखो कि जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं कर सकती ज़्यादा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 लेते हो n को तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, डजेंट एग्जिस्ट, तो इसलिए इसको यहाँ पे 0 ही रखना पड़ेगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 पे या 270 पे, बस ख़त्म कहानी, उसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा मिनिमा में यहाँ 0 हो, यहाँ पे 45 हो, जैसे कि नीचे 45 होगा, तो यही रूल होगा, 2n+1 वाला यूज़ होगा, 2n+1 λ/2, और यहाँ पे λ/2 कट गया, 2n+1 यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 से एक्सीड कर जाएगी कॉस की वैल्यू, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 0 रखोगे तो बचा रहोगे, तो 1 रहेगी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 ही रह सकती है ना n की वैल्यू, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो कॉस थीटा 1 कब होता है, या तो 0 पे या 180 पे। इसका जो होगा साइड लो बना लेंगे, अभी यहाँ पे नीचे नहीं बनाया, हम इकट्ठा बना देंगे, तभी मैंने अभी नहीं बनाया इसमें, ठीक है। और फिर हम बनाते हैं इसका हाफ पावर पॉइंट डायरेक्शन। हाफ पावर पॉइंट डायरेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे मुझे +-1/√2 रखना पड़ेगा। अब मैंने बता चुका हूँ कॉस थीटा कभी भी 1 होगा तो n पाई लूँगा, और अगर 1 नहीं होगा, 0 होगा, कोई भी एंगल होगा, तो मैं क्या लूँगा, यही वाला फॉर्मूला लूँगा, +-2n+1। इस केस में क्योंकि ये 1/√2 है, वो कब होता है, π/2 पे, तो π/2 ले लिया, यहाँ पे काट दिया, सब कुछ काट दिया, 1/2 आ गया। 1/2 में मैं इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, क्योंकि अगर 1 रखूँगा तो 1 से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी, तो 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। 1/2 कब होती है वो थीटा की वैल्यू, या तो 60 पे या तो 120 पे, तो वो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केस 2, मतलब एंड फायर वाला केस। इस केस में मेरे पास 5 होगा, तो उस केस में मेरे को ज़ाय निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली तुम पीछे वाली अगर इक्वेशंस देखोगे, जो कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू निकली, ये जो इक्वेशन निकली थी, ये मेरी क्या कहते हैं, ज़ाय की वैल्यू पुट करने में निकली थी। बीटा डी को मैंने यहीं पे लिख दिया था, मैं यहाँ पे भी चाहता तो ज़ाय/2 लिख सकता था, ठीक है ना, ज़ाय/2, लेकिन इस केस में जो ज़ाय था मेरा बीटा डी कॉस थीटा था, ठीक है। इस केस में बीटा डी कॉस थीटा +5 होगा,
मतलब एक फाई एंगल भी ज़रूर होगा, ठीक है। अब जब मेरा एंड फायर होगा तो उसमें फाई भी होता है, मैंने बताया ना कि दो सोर्सेज हैं, उसमें फाई एंगल भी रहेगा, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि फाई एंगल रहेगा तो इसमें क्योंकि फेस रहेगा, ठीक है, सॉरी मैं, हाँ फेस रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ई ई ई नॉट ये लिख दिया, और यहाँ पे फेस जो रहा वो हमने यहीं पे कंपनसेट कर दिया। साई की वैल्यू हम सेम ही रख रहे हैं टू सोर्सेज के लिए, बस हमने इसमें इसको माइनस कर दिया, वहाँ उसको प्लस रखा था, ठीक है। फेस हमने यहीं पे चेंज कर दिया, यहीं पे हमने फैक्टर को वो कर दिया, कंपनसेट कर दिया। बजाय हमने ज़ाय निकालने के, अल्फ़ा ऐड करने के, तो हमने वो चीज़ यहाँ पे माइनस कर दिया। वो एक ही बात थी, सेम बात थी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा, यही करो कि यहाँ पे माइनस रख दो, यहाँ पे लैम्डा बाय 2, और यहाँ पे बीटा डी कॉस थीटा बाय 2 नॉर्मलाइज, और मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो। वहाँ पे जो था उसका उल्टा निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन है, ठीक है। साइन में इसमें वही रूल लगाओ कि साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा है। तो अब साइन के लिए यहाँ पे मैक्सिमा के लिए क्या ना होगा, साइन वन कब होता है, साइन 1 कब होगा, सीधी सी बात है। वहाँ पे तुम अभी यहाँ पे इसमें उल्टा ही लिख देना, ठीक है, ठीक है, सीधा उल्टा लिख देना, या कैलकुलेशन भी कर सकते हो यहाँ पे। साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है मेरा 2n+1, पाई बाय 2 पे होता है, तो वहाँ पे पाई बाय 2 लिख देना, और फिर यहाँ पे पाई बाय 2 कॉस थीटा, पाई बाय 2 कट जाएगा, और वहाँ पे क्या बचा अभी हमारा 2n+1 बचा ना। 2n+1 वाले केस में क्या था इधर, ये रहा 2n+1 वाला केस, उसमें 0 एंड 180 था, तो यहाँ पे भी 0 एंड 180 हो गया, ठीक है। और अब इसमें मेरे पास मिनिमा है, वहाँ पे मैक्सिमा के लिए जब 1 होता है तब वहाँ पे एन पाई होता है, यहाँ पे मिनिमा के लिए एन पाई होता है। इतनी चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पाई बाय 2 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो जाएगा, यहाँ पे एन पाई हो जाएगा, ठीक है। तो पाई पाई कट जाएगा, वहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2n आ जाएगा। 2n में मिनिमम वैल्यू का रख सकते हो, 0 रख सकते हो, क्योंकि 1 से एक्सीड नहीं करनी है उसको। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 पे या तो 270 पे, तो यहाँ पे मिनिमा आ गया। और सिमिलरली HPPD वो सेम ही रहेगा, क्योंकि साइन की और कॉस की 45 डिग्री की वैल्यू सेम रहती है इसलिए, ठीक है ना। तो 60,120, ठीक है। और केस 3 क्या है, केस 3 नहीं, अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। पहले तो हम दो पॉइंट निकाल रहे थे, दो सोर्सेज थे, और दोनों के दोनों सोर्सेज जो थे इक्वल एम्पलीट्यूड थे और इक्वल फेस था। अब इसमें है कि एनी फेस, ठीक है। ये पिछली बार वाला जो मैंने ऊपर बनाया ना, उसका रेडिएशन पैटर्न ये रहा, ये और बनेगा इनकम्प्लीट डायग्राम है। थोड़ा सा यहाँ पे लोब बनाना, ठीक है। यहाँ पे भी जो छोटे छोटे लोब हैं वो भी बनाना, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, अब ये करना है केस 3, 2π/d लैम्डा कॉस थीटा प्लस फाई। इस केस में फाई है क्योंकि इसमें एनी फेस बोला है, पीछे वाले में एनी फेस नहीं था इसलिए नहीं था, समझ रहे हो। यहाँ पे एनी फेस नहीं था, यहाँ पे ऑपोजिट फेस था। ध्यान से देखो, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे ऑपोजिट फेस है, तभी यहाँ पे मेरे पास जाई की इक्वेशन चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट फेस था। अब नीचे वाली इक्वेशन देखोगे, वहाँ पे एनी फेस लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एनी फेस लिखा है तो इसमें जाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। साई क्या है मेरा, बेसिकली फेस एंगल है, ठीक है ना। फेस एंगल क्या होता है, 2π इंटू फेस डिफरेंस, तो साई की वैल्यू यहाँ पे +5 हो गया, ठीक है। और ई जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मैंने सोल्यूशन पूरा नहीं लिख रखा, इसका होमवर्क मिला था, उसको कर लेना अपने आप, ठीक है, योर सेल्फ। और अब है ये मेरा लीनियर एंड आइसोट्रॉपिक एंटीना, ठीक है। लीनियर एरे ऑफ एन आइसोट्रॉपिक पॉइंट विद इक्वल एम्पलीट्यूड एंड स्पेसिंग। बहुत सारे एंटीनास लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे। पहले तो 2 लग रखे थे, अब बहुत सारे एंटीनास हैं। और इसमें इन्होंने क्या प्रॉपर्टी बोली है सारी एंटीना की, लीनियर एंटीना मीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स स्पेस्ड इक्वली एंड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लाइन एंड ऑल आर फेड विद द करंट्स इक्वली एम्पलीट्यूड एंड हैविंग यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट अलोंग द लाइन, ठीक है।
तो उसमें ये जो चीज़ है इसमें मैं बताता हूँ बस 3 इक्वेशन इसमें लिख के आना पेपर में एक तो ई नॉट की वाली इक्वेशन लिख कर आ जाना। ई नॉट है, सबका इक्वल एम्पलीट्यूड है तो ई नॉट कॉमन ले लिया। यहाँ पे ये पहले भी हमने ई रेज़्ड टू पावर j5 लिया था, तो ये पूरी पूरी डेरिवेशन है। एंड रिजल्ट तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये नहीं है, ना ये है, ना ये है, ना नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है मेन, खाली इतनी चीज़ याद करनी है। वो चीज़ तो डेरिवेशन है, वो चीज़ तो बहाना है खाली। इसको फिर भी अगर तुम्हें इन द पेपर स्टेप लिखने होता है, पहले ये स्टेप लिख देना, फिर ये स्टेप लिख देना, ये टिक कर रखे है ना, उसके बाद थर्ड स्टेप ये लिख देना, ठीक है, ये स्टेप लिख देना। उसके बाद है ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड में क्या होता है, ब्रॉड साइड क्या बताया मैंने तुम्हें, ब्रॉड साइड एंटीना वो एंटीना होते हैं जिनमें ब्रॉड साइड एंटीना वो एंटीना होते हैं जिनमें इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल फेस होता है, ठीक है। उसके लिए इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल फेस, जब फेस आई नहीं तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बीटा डी होगा, बीटा डी कॉस थीटा, है ना। तो बीटा डी जब कॉस थीटा होगा तो इसमें मैक्सिमा निकालेंगे इसके लिए। इसमें थोड़ा वैसे बोलते हैं मैक्सिमा ऑफ माइनर लॉ, मिनिमा ऑफ माइनर लॉ, इसको एक बार देख लेना, लेकिन तरीका सेम ही है। देखो साइन एन लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1, जब मेरा क्या कहते हैं मैक्सिमा होगा तो ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 1 हो जाएगी, और मैंने बताया कि साइन जब भी 1 होता है उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको 2n+1 लिखना है। जब 0 होता है तब वो पागल हो जाता है, और cos 1 पे पागल हो जाता है, वो वहाँ पे +-n/n पाई कर देते हैं। मेरा तरीका है बोलने का, अब उसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। आप मेरी बातों को समझ के अपने कंसेप्ट को या अपने जो मैं आपको फैक्ट्स बोल रहा हूँ अपने दिमाग में उसको एब्जॉर्ब कर लो। ये जो cos n λ/2 है 1, यहाँ पे 2n+1 π/2 ही रहता है, लेकिन जब यहाँ पे ये 0 हो जाता तो यहाँ पे ये +-n पाई हो जाता, ठीक है ना। इसमें नहीं होगा। और cos ऐसा कब करता है, जब यहाँ पे 0 होता है तब यहाँ पे n पाई करता है, और वहाँ पे जब cos में जब 1 होता है तब वो n पाई करता है, ठीक है। और ये चीज़ है यार, ये बेसिकली ये मेरा 1 आ गया। अब उसमें मेरा 1 कब होता है, इसमें π/2 में होता है, तो ये एंगल रख लिया, एनी एंगल एंड 1 π/2, ठीक है, π/n, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये मेरा π/2 है, और यहाँ पे मेरा एंगल ही तो निकाल रहा हूँ, यही तो निकाल रहा हूँ, पूरा ज़ाय निकाला मेरे को। लेकिन इन द केस रेडिएशन निकालना, उसमें ज़ाय से थोड़ा काम चलेगा, मेरे तो थीटा से काम चलेगा। तो इसको क्या लिया, बीटा डी कॉस फाई। लेकिन अगर यही मेरा एंड फायर का केस होता, अब जो अगला आने वाला केस है उसमें मेरा बीटा डी कॉस थीटा प्लस फाई हो जाएगा, क्योंकि एंड फायर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इक्वल होता है लेकिन फेस इक्वल नहीं होता, जिसकी वजह से फाई उसमें 0 नहीं होता। इट इज़ समथिंग रेदर देन nothing, but in this case as there is no phase difference, so that's why here alpha is 0. The general equation of the psi is beta d cos theta plus alpha, but in the case of the broadside antenna as we are doing now, in that case there is no alpha, so that's why it is 0. So we have only beta d cos theta and plus minus 2 pi by lambda. This theta is can be written like this because we have the intention to find this thing, okay. After that we can use our calculator and the same principle, that is अगर मेरी जो वैल्यू है इसकी वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई भी n की वैल्यू डाल लो, छोटी बड़ी कुछ भी, लेकिन वो 1 से छोटी रहनी चाहिए। और उस पर देखो कि कैलकुलेटर से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है उस वैल्यू पे, और उस वैल्यू को नीचे लिख दो, ठीक है। इसमें सब लिख रखा है कि किस में एग्जिस्ट करती है, किस में नहीं कर सकती, वो सब है इसमें, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वाली जो डेरिवेशन है उसकी इस चीज़ के लिए ये है मेरा, ये देख लेना, बहुत आसान है, ये कर लोगे अपने आप से। मैंने तुम्हें एक फंडा बता दिया है कैसे क्या निकालते हैं, अब सारी चीज़ें होती हैं, बस कैलकुलेटर यूज़ करना, कॉस इन्वर्स की वैल्यू निकालना, अपने आप आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 फिनिश हो चुका है, और मॉड्यूल्स आगे वाले जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी आपको नॉलेज नहीं मिली तो कृपया उसको सर्च करना, पढ़ना और हमसे भी शेयर करना।
Thanks for watching. Please like, comment, subscribe. Bye bye.